क्यों आपने सोचा कि आपको सीए करना चाहिए? व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोफेशन? एक एवरेज सैलरी पैकेज ऑफ अ सीए इज अराउंड 6.75 lakh पर ईयर। आपने एनआईआरसी के इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने का क्यों सोचा? आज़ादी के 75 साल, इंस्टीट्यूट के 75 साल हो गए हैं, फिर भी सीए एज अ बैक एंड पे ही क्यों काम कर पा रहे हैं, वो फ्रंट एंड एज अ फाउंडर क्यों नहीं आगे आ पा रहे? कैसे चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? आपके क्या एजेंडा पॉइंट्स हैं इस इलेक्शन के टूवर्ड्स? सीए अमन गुप्ता है, इज अ फाउंडर ऑफ बोट, इज अ रिनाउंड नेम, रिनाउंड पर्सनैलिटी। मतलब कोई भी यूनिकॉर्न विदाउट सीए बन नहीं सकता। उसको यूनिकॉर्न बनाने के लिए एक सीए का ही हाथ है, बट सीए हमेशा एक बैक एंड में काम कर रहा है, नॉट एज अ फ्रंट एंड। तो आई जस्ट वांट टू से कि जब एक आईएएस ऑफिसर जिसके पास देश की जिम्मेवारी है, जिसके पास इतना वर्कलोड है, वो जब स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर सकता है, तो वाई नॉट सीए? क्या सीए ओलंपिक्स नहीं खेल सकते? क्या सीए नेशनल लेवल के गेम्स नहीं खेल सकते? हमने लगान मूवी सबने देखी होगी, लगान वसूली वाला। तो वही सीए के साथ हो रहा है। जो बड़े बिग फर्म्स हैं जो बाहर के अकाउंटिंग का काम कैप्चर कर रहे हैं, वो उसमें से 9 हिस्से तो खुद रख लेते हैं और 10वां हिस्सा जो उस काम को एक्चुअल एग्जीक्यूट कर रहा है वो उसको देते हैं। मतलब ये एक लगान की तरह हो रहा है कि 10वां हिस्सा तुम्हारा, 9 हिस्से तुम हमारे। तो ये गैप को हम कैसे फिल करें? स्टार्टअप्स करने वाले एंटरप्रेन्योर्स हो या बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, ये सबसे झूठ बोल सकते हैं, बट इनसे नहीं। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास सबकी तिजोरियों के राज होते हैं। Today on our podcast Chai with CA, we have CA Saurabh Gupta with us, who's a renowned CA professional and a candidate of NIRC election 2024. Welcome CA Saurabh Gupta on our podcast Chai with CA. Thank you for coming. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंग मी हेयर। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी सीए जर्नी के बारे में। वाई एंड व्हेन डिड यू थिंक ऑफ जॉइनिंग सीए? क्यों आपने सोचा कि आपको सीए करना चाहिए? वाई डिड यू चूज दिस प्रोफेशन? सो टेल आवर ऑडियंस कि आपने कब सोचा कि आपको सीए ज्वाइन करना चाहिए? सीए इज़ लाइक अ चाइल्डहुड ड्रीम फॉर मी। जब लोग 6-7 क्लास में सोचते हैं कि मेरे को डॉक्टर बनना है, कोई सोचता है मेरे को पायलट बनना है, कोई सोचता है मेरे को इंजीनियर बनना है, बैक इन द क्लास मतलब 6th क्लास में आई हैव डिसाइडेड कि मेरे को सीए बनना है। और इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। माय फादर जो जिस कंपनी में वो जॉब करते थे, उनके जो ऑडिटर थे सीए बत्रा जी, उनको हम बत्रा अंकल बोलते हैं। तो पापा जब घर पे आते थे तो उनकी जब स्टोरी सुनाते थे, ही इज़ अ गुड पर्सनैलिटी मैन, ही इज़ अ गुड अर्नर, उनके वे ऑफ वर्किंग, उनका काम करने का तरीका जो उनके बारे में बताते, तो इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर अस। सीए प्रोफेशन इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस प्रोफेशन की तरह एक फीलिंग आती थी। देन आई हैव डिसाइडेड कि मेरे को मतलब सीए प्रोफेशन में ही जाना है। इसकी एक छोटी सी और स्टोरी भी है। जैसे सीए में जब एंट्रेंस होता है तो आई वॉज सो मच फॉन्ड ऑफ सीए प्रोफेशन कि मैंने अपना वो एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो एग्ज़ाम से 60 डेज़ पहले फिल करना होता है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने 2 साल पहले, व्हेन आई वाज इन 11th, जब मैं 11th क्लास में था, तो वो एग्जामिनेशन फॉर्म मैंने 2 साल पहले फिल कर दिया था। जबकि मेरा एग्ज़ाम 2012 में था, जो मैं 60 डेज़ पहले बिफोर द एग्ज़ाम कर सकता था। बट आई वॉज सो मच फॉन्ड ऑफ दिस प्रोफेशन कि मैंने वो एग्जामिनेशन फॉर्म 2 साल पहले फाइल करा। ओके, दैट्स रियली इंस्पायरिंग। बट मैं आपकी जर्नी के बारे में कुछ और ज़्यादा जानना चाहती हूँ, बिकॉज वी ऑल नो कि सी ए इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोफेशन, इट्स अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम टू क्रैक। तो डिड यू फेस एनी स्ट्रगल्स? क्या आपके हार्डशिप्स थे? आपने कैसे पढ़ाई की? आपकी क्या लर्निंग्स थी? टेल अस मोर अबाउट ऑन योर जर्नी ऑफ सी ए। डेफिनेटली सी इज़ अ डिफ़िकल्ट कोर्स, बट जब आप अपने प्रोफेशन को अपना जुनून बना लो तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगती, मेरा ऐसा मानना है। तो मेरी सीए जर्नी डेफिनेटली इट इज़ अ टफ प्रोफेशन, बट वही सेम बात, अगर अपने प्रोफेशन को आप अपना जुनून बना लो तो आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हो। तो मैंने अपना सीपीटी, जिसको आज फाउंडेशन भी बोलते हैं, वो 2013 में करा। 2012 में मैंने अपना सीपीटी फाउंडेशन क्लियर किया,
जो इंटर है जिसको आईपीसीसी बोलते हैं वो मैंने 2013 में क्लियर किया। वहाँ पे मेरे एक सीनियर होते थे सीए रवि चुग सर, और एक सीए विनय पांडे सर। उनकी गाइडेंस में मैंने अपना सीपीटी और आईपीसीसी क्लियर किया। फिर उसके बाद एक लाइफ का एक बहुत बड़ा फेज़ आता है एक सीए की लाइफ में, वो होती है आर्टिकलशिप्स काइंड ऑफ इंटर्नशिप, जो 3 साल की ट्रेनिंग होती है। तो जो आर्टिकलशिप थी मेरी लाइफ की, वो एक टर्निंग पॉइंट था। आप एक एवरीवन नोज एक टीचर है, रिनाउंड टीचर है, सीए नीरज अरोरा। तो उनका मैंने एक सेमिनार अटेंड करा था बैक इन 2013। तो उन्होंने एक ही इज़ लाइक इंस्पिरेशन फॉर मी। उन्होंने बोला कि अगर आपको अपनी आर्टिकलशिप, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है तो आपको एक अच्छी सीए फर्म के साथ करनी चाहिए, जिसका रेनाउंड नेम हो, जिसकी अच्छी गुडविल हो मार्केट में, जिसके पास अच्छे क्लाइंट्स हो, क्योंकि विच हेल्प यू टू लर्न मोर थिंग। तो 2014 में मैंने एसएस कोठारी मेहता एंड कंपनी ज्वाइन करी, और जो मेरे पार्टनर थे इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, सीए हरीश गुप्ता, उनको शॉर्ट फॉर्म में हम एचजी सर बोलते थे। तो उनके अंडर मैंने अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट की। वहाँ पे मेरे सीनियर मैनेजर थे सीए अनुराग रुस्तगी सर, अतुल चोपड़ा सर थे, बांगर सर थे, एक गौरव सिंगल सर थे। उनके साथ उनके सुपरविज़न में मैंने काफ़ी सारा ऑडिट का काम किया। जो मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी है वो रिस्क एडवाइजरी फील्ड में की है। तो मैंने अपनी आर्टिकलशिप में काफ़ी अच्छी मेरी लर्निंग थी, मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा, जाना, और जो एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होता है वो आर्टिकलशिप में, मेरे आर्टिकलशिप में बहुत अच्छा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हुआ। मेरे बहुत सारे ऑफिस कलीग भी थे, मनीष मित्तल था, रोहित गोयल, हर्षित अग्रवाल, और प्रार्थना मैडम थी, प्रेरणा मैम थी। दे ऑल आर माई सीनियर जिनके साथ मैंने काम किया। तो उनसे मैंने काफ़ी मतलब बहुत कुछ सीखा, समझा। 2017 में मैंने अपना सीए क्वालिफाइड किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस का सोचा, देन आई हैव कंटिन्यूड विद माय प्रैक्टिस। ओके, तो करंटली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड आपका प्रैक्टिस भी अच्छा चल रहा है, यू आर वेल सेटल्ड इन लाइफ। आपने एनआईआरसी के इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने का क्यों सोचा? मतलब व्हाट मेड यू थिंक ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ एनआईआरसी काउंसिल? इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं एनआईआरसी के या मेरे को इलेक्शन में आना पड़ेगा। मतलब आई एम नॉट ए खास सीए, आई एम वेरी आम सीए, जो एक अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस रन करता है। मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है। बट मेरे को मतलब एक ऐसा थॉट प्रोसेस आया क्योंकि मेरे को इलेक्शन लड़ना है। आई एम द फर्म बिलीवर ऑफ सेइंग, इफ़ यू वांट टू सी द चेंज, बी द चेंज। अगर आपको चेंज देखना है तो आपको चेंज बनना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करूं कि अगर आपको कुछ बदलाव करना है तो आपको बदलाव का हिस्सा खुद बनना पड़ेगा। तो दैट्स वाई आई सिलेक्टेड कि मेरे को इलेक्शन की तरफ जाना है। एक बड़ी मज़ेदार मैं बात आपको बताता हूँ। जब मैंने सुना तो मेरे लिए बड़ा, 2020 में एक डाटा रिलीज़ हुआ था कि एक एवरेज सैलरी पैकेज ऑफ अ सीए इज़ अराउंड 6.75 लाख पर ईयर। दिस इज़ वेरी मच ट्रू, 6.75 लाख। एक सीए जो इतनी मेहनत करके सीए फाइनल क्लियर करता है, उसको ऐसा लगता है कि जब वो सीए क्लियर कर जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि अब उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आएगा। बट जब वो मार्केट में जाता है, उसको देखता है, वो जब ये देखता है कि एवरेज पैकेज मार्केट में ये चल रहा है, तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग टू कंसर्न। और एक और डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 20% ऑफ द सीए जो हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस में जाते हैं, और 80% ऑफ द सीए जॉब में जाते हैं। और जो 20% सीए प्रैक्टिस करते हैं, उन 20% में से भी 80% ऐसे हैं जो स्मॉल और मीडियम प्रैक्टिस होल्ड कर रहे हैं। दिस इज़ अ बिग कंसर्न टू थिंक कि आज़ादी के 75 साल और इंस्टीट्यूट के भी 75 साल हो गए हैं, फिर भी हम ऐसा इशू क्यों फेस कर रहे हैं। एक और डाटा, कंसर्न डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 2024 में 116 यूनिकॉर्न लिस्ट हुए, जिनका नाम लिस्टिंग में आया कि 116 यूनिकॉर्न हैं जो 2024 में लिस्ट हुए हैं। उन 116 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से कितने ऐसे हैं जिनके सीए फाउंडर हैं? ये डिजिट 2 नंबर डिजिट भी नहीं, इट इज़ लेस देन 2 नंबर डिजिट। बट मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि उन 116 यूनिकॉर्न को 116 यूनिकॉर्न बनाने के लिए सीए ने ही सपोर्ट करा होगा। वो यूनिकॉर्न विदाउट सपोर्ट ऑफ सीए बन ही नहीं सकते।
तो वाई नॉट सीए बी द फाउंडर? वाई सीए है वो हमेशा बैक ऑफिस की तरह, मतलब एक बैक सपोर्ट की तरह ही क्यों रह गया है? तो इट इज़ डेफिनेटली अ बिग कंसर्न कि आज़ादी के 75 साल, इंस्टीट्यूट के 75 साल हो गए हैं, फिर भी सीए एज अ बैक एंड पे ही क्यों काम कर पा रहे हैं, वो फ्रंट एंड एज अ फाउंडर क्यों नहीं आगे आ पा रहे हैं? इंडिया जैसी वास्ट कंट्री जहाँ पे इतनी लिटरेसी है, लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं, वहाँ पर भी जनरल इलेक्शन में 55 to 60% वोट डलता है। वहीं सीए प्रोफेशन में जहाँ इतने एजुकेटेड वेल नोन प्रोफेशनल है, वहाँ पे टर्न आउट रेशो 40% के अराउंड अप्रोक्स रहता है। तो इट इज़ अ वेरी हार्श रियलिटी कि मैं भी सुन के जब मैंने सुना कि जब जस्ट 40% वोटेज, ठीक है देयर इज ऑप्शन की माइग्रेशन है, सीए इधर उधर जॉब करते हैं तो जिस वजह से 10%, 20%, 30%, बट 60% ऑफ द सीएज जो कि वोट कास्ट ही नहीं कर रहे हैं। और एक और मजे की बात, द पर्सन हु इज़ कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन, अगर उसको 2% वोट, अगर 1400, 1500 या 2000 सीए ने उसको सपोर्ट कर दिया, तो ही विल बी द पार्ट ऑफ काउंसिल। सीरियसली? यस। ओके। अगर उसने 2% वोट भी अगर आपकी आ जाती है, 1400, 1500, 2000 वोट का सपोर्ट आपका आ जाता है, तो आप काउंसिल के मेंबर इलेक्ट हो जाते हैं। वाओ। कंपनी के साथ एसोसिएट होकर अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने बड़े बड़े कॉरपोरेट, मैंने आई वर्क फॉर मैकेंजी टू, आई वर्क विद फिलिक्स एडवाइजरी, आई वर्क विद SGS को ग्रुप, बड़े बड़े रिनाउंड नेम के साथ मैंने काम किया। इवन आफ्टर वर्किंग विद दीज कॉरपोरेट्स मेरे को भी ये डिफ़िकल्टी फेस मैंने की अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करने के लिए। मतलब आपको बिट बाय बिट एक एक क्लाइंट तक, एक एक क्लाइंट से लाने के, एक एक क्लाइंट को लाने के लिए, एक एक क्लाइंट से रिकवरी के लिए, इट इज़ अ वेरी हार्श रियलिटी कि आपको, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू। ओके। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया 1949 में एस्टेब्लिश हुआ था थ्रू एक पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू। इंस्टीट्यूट को 75 साल हो गए हैं, स्टिल वी आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज़। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा मैनेजमेंट में क्या इशू है, या काउंसिल्स जो इलेक्ट होके काउंसिल जा रही हैं, वो ऐसा क्या, मतलब ऐसा हम क्या चेंज कर सकते हैं जिससे ये चीज़, जो चैलेंजेस हैं, ये ख़त्म हो सके? आपने बताया कि आप NIRC के इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रहे हैं एंड यू आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द इश्यूज करंटली विद द ICI। तो आपको क्या लगता है सौरभ जी कि आप NIRC के इलेक्शंस के थ्रू, एक काउंसिल मेंबर होने के थ्रू, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आवर इंस्टीट्यूट? मतलब आप कैसे चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? आपके क्या एजेंडा पॉइंट्स हैं इस इलेक्शन के टुवर्ड्स? थोड़ा उस पे हमें बताइए कि आप क्या मतलब व्हाट इज़ योर टारगेट पॉइंट्स फॉर दिस इलेक्शन? डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि जैसे बहुत सारे काउंसिल में हर 3 साल में मेंबर इलेक्ट होते हैं, वो भी इलेक्ट होके जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं और आप क्या करोगे? डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इट इज़ ए गुड चैलेंज टू। अभी एक मैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में एक अलग बॉडी IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी की का गठन करने का प्रोविज़न रखा है कि भाई ICI के पैरेलल एक इंस्टीट्यूट खड़ा करना पड़ेगा जो IIT और IIM की तरह होगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? गवर्नमेंट ने एक IIA, एक पैरेलल बॉडी खड़े करने की प्लानिंग क्यों करी? देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग राइट। तो वही हर 3 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, हर 3 साल में कोई ना कोई मेंबर इलेक्ट हो रहा है, वो काउंसिल में जा रहा है, वो डिसीजन ले रहा है, बट स्टिल एक मेजर चेंज हम इंस्टीट्यूट में नहीं देख पा रहे हैं। आपको हर जगह कुछ ना कुछ इशू फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे प्रैक्टिस में आपको इशू फेस करने पड़ते हैं। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड हैं जो मेरे साथ पास आउट हुए थे, जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, और 2-3 साल बाद ड्यू टू लैक ऑफ वर्क या किसी और रीज़न से विच इज़ रिलेटेड टू द CA ओनली, कि उनको अपनी प्रैक्टिस बंद करनी पड़ी और दे हैव टू मूव फॉर द जॉब। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जो एक CA मेंबर को फेस करने पड़ रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली आई विल बैक टू योर क्वेश्चन कि व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँगा जब आई विल एक्टेड एज अ CA काउंसिल। तो इसके लिए हमने एक कैंपेन लॉन्च करने की कोशिश करी है कि गारंटीज बाय CA सौरभ गुप्ता। ओके। कि जब हम इलेक्ट हो जाएंगे तो हम
सीए फर्टर्निटी, सीए कम्युनिटी के लिए हम क्या करेंगे, मतलब गारंटी बाय सीए सौरभ गुप्ता। उसमें हमने एक सबसे पहली गारंटी रखी है कि एक एफिशिएंट स्टार्टअप कमेटी बनाई जाए एनआईआरसी में। मैं उससे पहले थोड़ा सा और आपको एनआईआरसी के बारे में और बता दूं कि एनआईआरसी है क्या। एनआईआरसी नॉर्दर्न इंडियन रीजनल काउंसिल, जो 1952 में एक एस्टेब्लिश हुई थ्रू आईसीआई, विच कवर्ड 6 स्टेट्स, दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख। ये 6-7 यूटीज़ और स्टेट है जो एनआईआरसी कवर करती है। तो एनआईआरसी के अंदर 6 स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं और 36 अदर कमेटीज़ हैं, विच इज़ कमेटी रिलेटेड टू स्टूडेंट काउंसलिंग की कमेटी है, एक स्टार्टअप कमेटी भी एक एस्टेब्लिश हुई है इंस्टीट्यूट के अंदर। बट वो कितना एफिशिएंटली काम कर रही हैं या कर पा रही हैं, वो एक सोचने की बात है। जैसे आप, मैं स्टार्टअप में का एक एग्जांपल लूँ, 2024 में 116 स्टार्टअप एज अ यूनिकॉर्न रजिस्टर्ड हुए। इट इज़ वेरी हार्श रियलिटी कि 2024 में 116 स्टार्टअप एज अ यूनिकॉर्न रजिस्टर्ड हुए। उनमें से कितने स्टार्टअप ऐसे होंगे जिनके फाउंडर सीए हैं? बट क्या 116 के 116 यूनिकॉर्न विदाउट सीए यूनिकॉर्न बन सकते थे? वाई सीए ऑन द बैक फुट? द सीए एज अ कंसल्टेंट ही क्यों काम कर रहा? वाई सीए नॉट बी द फाउंडर ऑफ दीज यूनिकॉर्न्स? मतलब डेफिनेटली सीएज आर द फाउंडर। जैसे एक सीए अमन गुप्ता है, इज़ अ फाउंडर ऑफ बोट, इज़ अ रिनाउंड नेम, रिनाउंड पर्सनैलिटी। एक जिनको हम फार्मा बोलते हैं, शी इज़ आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऐसा नहीं है कि सीए ने स्टार्टअप बिल्ट नहीं करे, बट वाई जो सीए का फाउंडर्स हैं वो इतने कम क्यों हैं? तो आई जस्ट वांट टू फोर्स ऑन दिस वर्ड कि जो सीए हैं वो, मतलब कोई भी यूनिकॉर्न विदाउट सीए बन नहीं सकता। उसको यूनिकॉर्न बनाने के लिए एक सीए का ही हाथ है, सीए का ही सपोर्ट है। बट सीए हमेशा एक बैक एंड में काम कर रहा है, नॉट एज अ फ्रंट एंड। तो कहीं ना कहीं एक गैप है। और एक सीए इट इज़ नॉट ए रेगुलर कोर्स, इट इज़ ए कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स, जहाँ आपको अपने घर रह के आपको पढ़ाई करनी है, जिसमें 3 साल की ट्रेनिंग है और फिर आपको फाइनल देना है। तो वाई नॉट CA Institute will provide a platform to the CA community या CA members, जिसके थ्रू CA जिनके पास अच्छे स्टार्टअप आइडिया है, डेफिनेटली CA आर द गुड माइंड, वो अच्छा मैनेजमेंट बना सकते हैं, अच्छे बिजनेस चला सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के CFO CEO आर ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। स्टिल वो एक फाउंडर टेबल में नहीं है। बट ऐसा क्यों? जैसे मेरे खुद के भी, मैं कई स्टार्टअप करने का प्लान करता हूँ कि मेरे को स्टार्टअप करना है, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन इंस्टीट्यूट की तरफ नहीं जाता कि जो मेरी बॉडी है, जो मेरे को एज अ सीए मेरे को टैग लाइन दे रही है, मैं उसके पास जाऊँ। इंस्टीड ऑफ मैं उसके पास जाने की बजाय मैं बाहर थर्ड पार्टीज़ के पास जाता हूँ, इंक्यूबेशन सेंटर्स के पास जाता हूँ, या और कोई इन्वेस्टर्स के पास जाता हूँ, या और किसी स्टार्टअप से डिस्कशन करता हूँ। तो वाई नॉट इंस्टीट्यूट के अंदर एक एफिशिएंट स्टार्टअप कमेटी बने। जो स्टार्टअप आइडिया सीए के पास है, वो सीए सबसे पहले इंस्टीट्यूट की स्टार्टअप कमेटी के पास जाए, वो अपना आइडिया वहाँ पे पिच करे कि भाई ये मेरा आइडिया है, इसमें वो हम आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप शार्क टैंक इंडिया के बारे में सुनते हो, इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जहाँ से इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप्स वालों को काफ़ी अच्छा अप्रोच मिला, ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिली काफ़ी सारे इंडियंस को। तो वाई नॉट सीए इंस्टीट्यूट एक ऐसी कमेटी का और कमेटी को एफिशिएंट कमेटी को ऑर्गेनाइज करे, या ऐसी एफिशिएंट कमेटी को एस्टेब्लिश करे, जिस कमेटी में कुछ ऐसे प्रोग्राम सेटअप किए जाएं, जैसे शार्क टैंक इंडिया है। जैसे एक शायद सीए इंस्टीट्यूट ने बैक 1-1.5 साल पहले कुछ ऐसा लॉन्च भी करा था। बट कुछ हम एफिशिएंट प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन करें, ऐसे एफिशिएंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें, जिससे कि जो सीए है, जो सीए मेंबर्स हैं, जिनके पास अच्छे स्टार्टअप आइडियाज़ है, वो शार्क टैंक इंडिया की तरह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे वो अपना आइडिया पिच करें। दे विल गेट द गाइडेंस, दे विल गेट द गुड मेंटोर, विच जो उनको हेल्प करे अपने स्टार्टअप आइडिया को आगे बढ़ाने में।
तो एक ये इट इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम कि हमें ऐसी कमेटीज़ को एफिशिएंटली रन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्लान आउट, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हमें एफिशिएंटली बनाने पड़ेंगे। जो नेक्स्ट गारंटी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, इट इज़ अबाउट स्पोर्ट्स कमेटी। डेफिनेटली इंस्टीट्यूट में बहुत सारी कंपटीशंस होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं विच इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। आपने एक रिनाउंड नाम सुना होगा, IAS सुहास यतिराज, जिन्होंने 2024 में पैरा ओलंपिक्स में एक सिल्वर मेडल देश के लिए जीता है। तो आई जस्ट वांट टू से कि जब एक IAS ऑफिसर जिसके पास देश की जिम्मेवारी है, जिसके पास इतना वर्कलोड है, वो जब स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर सकता है, तो वाई नॉट CA? क्या CA ओलंपिक्स नहीं खेल सकते? क्या CA नेशनल लेवल के गेम्स नहीं खेल सकते? बट ऐसा क्यों है कि वो नहीं खेल पा रहे हैं? डेफिनेटली देयर इज़ अ लैक ऑफ प्लेटफॉर्म। हम इंस्टीट्यूट में बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, पर वो टूर्नामेंट जस्ट फॉर फन होते हैं। पर हमें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर जो CA मेंबर्स या CA स्टूडेंट विच इज़ गुड इन स्पोर्ट्स, जो कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी रीज़न की वजह से स्पोर्ट्स में लैग कर गए या वो कुछ अचीव नहीं कर पाए, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी हम दे पाएँ दोबारा लाइफ में, उनको कोचेज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकें, या वो एक प्लेटफॉर्म उनके लिए अरेंज कर सके जहाँ वो अपने टैलेंट को दोबारा सामने ला के रख सके। बहुत सारे, मेरा एक फ्रेंड है, वो ही इज़ अ वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेला है, बट वो फिर CA की जर्नी में एंटर करने के बाद वो स्पोर्ट्स उसका कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। बट आफ्टर बिकम अ CA उसने उसको मतलब ही प्ले रेगुलरली, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। तो ऐसे जो CA मेंबर्स हैं या ऐसे CA स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा स्पोर्ट्स खेलते थे, उनको हम क्यों ना दोबारा अपॉर्चुनिटी दें। तो एक रोबस्ट, एक एफिशिएंट स्पोर्ट्स कमेटी बनाए फॉर दोज मेंबर्स जो इसका यूज़ करके इंस्टीट्यूट का तो नाम रोशन करें ही करें, अपने भारत का भी नाम रोशन करें। that's a very good point, Saurabh ji. Okay, और आपके अभी तक हमने आपके 2 एजेंडा सुने, आगे आपके और क्या एजेंडा है? एक मेरे बहुत एक मतलब जो एक CA प्रैक्टिस करता है, जैसे मैं 6 साल हो गए मेरे को प्रैक्टिस करते करते, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेट अ प्रैक्टिस फॉर अ फ्रेशर CA। उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। डेफिनेटली लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आजकल आप देख भी रहे होंगे यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे नॉन CA हैं जो आके कहते हैं कि हाउ टू डू प्रैक्टिस, हाउ टू ग्रो योर प्रैक्टिस। मैं एक फैक्ट और आपको बताता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में डाटा दिया था कि 20% ऑफ द CAs है जो प्रैक्टिस में जाते हैं, उन 20% में से भी 80% CA ऐसे हैं जो कि माइक्रो और मीडियम लेवल की प्रैक्टिस अपनी सेटअप कर पाते हैं। मतलब उन 20% में से भी 18% लोग हैं जो एक बेसिक लेवल तक अपनी प्रैक्टिस को लेके जा पाते हैं। बट ऐसा क्यों? इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन कि हमारे इंस्टीट्यूट को 75 साल हो गए हैं, स्टिल जो CA मेंबर्स हैं वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो एक बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी हमारी कंट्री में आ रही है कि जो फॉरेन अकाउंटिंग होती है, जैसे यूरोप की अकाउंटिंग होती है, US की अकाउंटिंग होती है, वहाँ पे जो प्रोफेशनल स्टाफ है इट इज़ वेरी कॉस्टली। तो वो क्या करते हैं, इंडियन फर्म्स को वो अपना काम डाइवर्ट करते हैं। बट वो जो इंडियन फर्म्स हैं, वो जो बड़े मार्केट के प्लेयर्स हैं, जो बड़ी बिग फोर्स हैं या बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको कैप्चर कर रही है, बट वो काम CA से ही करा रही है। जो मैंने आपको डाटा दिया था कि 80% CA जॉब में जाते हैं, उनमें से बहुत सारे CA प्रोफेशन के लोग ऐसे हैं जो वही ग्लोबल का काम कर रहे हैं, फॉरेन अकाउंटिंग कर रहे हैं। जैसे मैं भी 6 साल मेरे को प्रैक्टिस में हो गए, हमारा भी मेरे को नहीं लगता कि अगर आपने CA क्रैक करा है, आप एक रिनाउंड प्रोफेशन में है, तो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज कम है और आप वो काम नहीं कर सकते। इट इज़, मैं ये बोल ही नहीं सकता कि आप CA प्रोफेशन में आप वो काम नहीं कर सकते, बट आपका एक वो कनेक्ट ही नहीं बन पा रहा। मतलब आप डायरेक्ट, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो एक अच्छी बिग CA फर्म के लिए काम करता है, तो वो एक US के बड़े बैंक के लिए काम करता है। मेरा उससे ऐसे जनरल डिस्कशन हो रहा था, तो वो बता रहा था कि जो हमारी फर्म है
वो उस बैंक ऑफ जिस यूएस का जो बड़ा बैंक है उससे आवरली बेस पे $30 to $50 पर आवर चार्ज करती है, और वो 8 to 10 आवर्स इन अ डे काम करता है, और जो उसका पे है वो उसका 1/10 भी नहीं है। मतलब वो उसके लिए $30 पर आवर चार्ज करती है और उसको $30 पर डे पे करती है। जैसे मैं एक लगान मूवी का एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे जब ब्रिटिश थे इस देश में, तो 9 हिस्सा जो भी फसल उपज होती थी उसका 9 हिस्से अपने पास रखते थे, और 10वां हिस्सा वो जो किसान है उसको देते थे। ये एक ब्रिटिश टाइम पे एक हमने लगान मूवी सबने देखी होगी, लगान वसूली वाला काम। तो वही सीए के साथ हो रहा है। जो बड़े बिग फर्म्स हैं जो बाहर के अकाउंटिंग का काम कैप्चर कर रहे हैं, वो उसमें से 9 हिस्से तो खुद रख लेते हैं और 10वां हिस्सा जो उस काम को एक्चुअल एग्जीक्यूट कर रहा है वो उसको देते हैं। मतलब ये एक लगान की तरह हो रहा है कि 10वां हिस्सा तुम्हारा, 9 हिस्से तुम हमारे। तो ये गैप को हम कैसे फिल करें? हमारी आज़ादी के 75 साल हो गए, इंस्टीट्यूट के 75 साल हो गए, तो ये गैप अभी तक फिल क्यों नहीं हुआ है या क्यों हो नहीं पा रहा है? इंस्टीट्यूट लेवल पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करा जाए या ऐसा कोई इवेंट बनाया जाए कि जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं जो अपनी अकाउंटिंग इंडिया में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वहाँ पे हम जो सीए प्रैक्टिशनर है जो एफिशिएंट टू वर्क, मतलब एफिशिएंटली इस काम को कर सकते हैं, उनका एक एम्पेनलमेंट बनाया जाए कि जिनको भी फॉरेन अकाउंटिंग या फॉरेन का काम करना है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करे जिनके पास एक्सपीरियंस है। और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो इंस्टीट्यूट एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करेगा, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू उस वहाँ पे एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो फॉरेन क्लाइंट्स को अप्रोच करे कि अगर आपको कोई काम अपना डाइवर्ट करना है तो आप हमें दे सकते हैं, जो हमारे पास बहुत सारे नाउंड एम्पेनल्ड सीए हैं जो उस काम को करेंगे। तो इट विल गिव अ ग्रेट पुश। मतलब इट इज़ अ फर्म बिलीव कि एक सीए को अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए तो वो इजीली उस काम को कर सकता है। बट उसके लिए जो उसको पे ऑफ हो रहा है विच इज़ 1/10 ऑफ द एक्चुअल रिसीट। तो अगर हम उस सीए को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दें या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हम बिल्ड करें कि वो एज अ पार्टनर किसी बड़ी फर्म के साथ टाइप करके वो काम को हैंडल कर सके, जिससे उसका पे ऑफ भी बढ़ेगा, उसकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और उसका काम करने का तरीका भी एनहांस होगा। हम एक 5th गारंटी की बात करते हैं, गारंटी बाय सीए सौरभ। जैसे जब कोई एक सीए पास आउट होता है तो इंस्टीट्यूट की तरफ से कैंपस रिक्रूटमेंट होता है जिसमें फ्रेशर सीए पार्टिसिपेट करते हैं। एक कैंपस होता है जो एक्सपीरियंस सीए के लिए भी होता है। बट जैसे मैं अपने काफ़ी सारे सीए भाइयों के साथ, सीए मेंबर्स के साथ मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो जो कैंपस फॉर एक्सपीरियंस सीए बनाया, मतलब ऑर्गेनाइज होता है, विच इज़ नॉट वर्किंग वेरी मच एफिशिएंटली। डेफिनेटली इट इज़ वर्किंग, देयर इज़ अ मॉडल प्रेजेंट, बट वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है। तो हमारी गारंटी ये है कि जो कैंपस फॉर एक्सपीरियंस्ड सी है जो लुकिंग फॉर जॉब है, जैसे हमारे भी काफ़ी सारे फ्रेंड हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं या जॉब कर रहे हैं, जब वो लुकिंग फॉर चेंज, मतलब जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो दे विल हायर सम थर्ड पार्टी एजेंसी। पैसे दे के एक थर्ड पार्टी एजेंसी हायर करते हैं कि उनको अगर कहीं पे जॉब ढूंढनी है या कहीं पे रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना है, कहीं पे वैकेंसी है उसको अप्लाई करना, तो उनको थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का यूज़ करना पड़ता है। तो एक एक्सपीरियंस सीए के लिए हम इंस्टीट्यूट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जो बहुत ही रोबस्ट हो, जो एफिशिएंटली काम करे, उसके प्रॉपर कम्युनिकेशन हर एक्सपीरियंस सीए को जाए कि ऐसे ऐसे कोई कैंपस ऑर्गेनाइज हो रहा है एक्सपीरियंस सीए के लिए, जिसमें हम बड़ी बड़ी कंपनीज़ को इनवाइट करें। तो जो सीए एक्सपीरियंस सीए हैं जिनको 3 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ में वो उस कैंपस हायर हो सकें, वो काम कर सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। एक और कॉमन समस्या है जो मेरे को 6 साल हो गए प्रैक्टिस करते, तो जो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो प्रैक्टिशनर फेस करते हैं, तो हमारी जो 6th गारंटी है वो उसी पे बेस्ड है। अभी हम क्या करते हैं, हमें कोई भी जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड या कोई केस लॉ से रिलेटेड या कोई एम्पेनलमेंट फॉर्म से रिलेटेड हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं। थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू या थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू हम काम करते हैं। तो
हमें एक ऐसा इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन बनाने की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे जीएसटी, इनकम टैक्स, एमसीए, कोई टैक्स केस लो, कोई बड़ा केस लो है या कोई एम्पेनलमेंट फॉर्म है, उन सब की डिटेल एज अ रिलायबल सोर्स हम हर सीए मेंबर को या हर सीए प्रैक्टिशनर को प्रोवाइड कर सकें। अभी होता क्या है, हमें बहुत सारी, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसमें हमने भी बहुत सारी एप्लीकेशन से पे कर रखा है, सब्सक्रिप्शन फ़ी पे कर रखी है जो हमें अपडेट्स देती है। तो वाई नॉट सीए इंस्टीट्यूट की तरह सीए इंस्टीट्यूट एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसी एप्लीकेशन या ऐसा कोई वेबसाइट डिज़ाइन करे अलग से, या जो अपनी वेबसाइट है उसी के थ्रू कोई ऐसा लिंक प्रोवाइड करे जिससे हर सीए को जो भी अपडेट आ रहे हैं, रेगुलर अपडेट जो आ रहे हैं, वो उसको रेगुलर बेसिस पे मिल सकें और जो कि रिलायबल भी होगा क्योंकि वो इंस्टीट्यूट की तरफ से आ रहा है। एंड केस लॉज भी आईसीआई की वेबसाइट पे भी हो वेबसाइट पे भी टाइमली पब्लिश होने चाहिए, राइट। जिससे जो सीए मेंबर प्रैक्टिस में हैं या जो लिटिगेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इंस्टीड ऑफ उनको किसी थर्ड पार्टी का रेफरेंस लेना पड़े या थर्ड पार्टी को पे करना पड़े, वो इंस्टीट्यूट को कुछ नॉमिनल पे करके उसका सब्सक्रिप्शन ले ले या वो पार्ट ऑफ मेंबरशिप फ़ी हो, जिससे वो उसको रेगुलर अपडेट, और एक प्लस पॉइंट क्या है इसमें कि वो रिलायबल सोर्स होगा क्योंकि वो इंस्टीट्यूट की साइट पे होगा, तो डेफिनेटली वो 4 बार चेक होके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे या जो भी प्लेटफॉर्म हम डिज़ाइन कर सकते हैं उसके थ्रू उसको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो हमारी 7th गारंटी है, गारंटी बाय सीए सौरभ गुप्ता। हम बहुत सारे अकाउंटेंट हैं मार्केट में जो नॉन सीएस हैं, वो सीए का लोगो लगा के काम करता है। वो एक मार्केट में एक मिथ फैलता है कि वो एज अ सीए सर्विस दे रहा है। डेफिनेटली एक इंस्टीट्यूट ने यूडीआईएन वाला बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया विच इज़ वेरी अप्रिशिएबल, जो सीए कम्युनिटी को काफ़ी सपोर्ट भी करता है, हेल्पफुल भी है। बट एक जो नॉन सीए मेंबर या नॉन सीए मार्केट में है, या अकाउंटेंट्स बोल सकते हैं उनको, या कुछ भी XYZ कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो सीए का लोगो लगा के, एज अ सीए लोगो लगा के अपने आप को सीए प्रोनाउंस करके जो सर्विस दे रहे हैं, तो एक हमें ऐसी कमेटी या कोई ऐसा एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि कोई भी सीए मेंबर अगर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करता है तो वो उस प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट करे और उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकें। राइट। हमारी 8th गारंटी बाय सीए सौरभ गुप्ता। हमारे NIRC में एक स्टूडेंट कमेटी भी है जो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करती है, तो हमें उसकी भी एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा। हमारे बहुत सारे सीए स्टूडेंट हैं, जब हम एक स्टूडेंट होते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें, लाइफ के एक्सपीरियंस हमें नहीं पता होते, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कोई हमें एक ऐसा मेंटोरशिप प्रोग्राम रन करना पड़ेगा विच इज़ रन बाय, हम उसमें सीए रैंक होल्डर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो एज अ मेंटोर काम करें सीए स्टूडेंट्स के लिए, जो उनको टाइमली गाइड करें कि उनको अपनी स्टडी कैसे प्लान करनी है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, जो उनके लिए हेल्पफुल हो। तो एक हमें एज अ गारंटी बाय सीए सौरभ गुप्ता एक हमें एज अ मेंटोरशिप प्रोग्राम इंस्टीट्यूट लेवल पे इंट्रोड्यूस करना होगा थ्रू दिस स्टूडेंट कमेटी, स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी, जिससे हम स्टूडेंट को एफिशिएंटली एक मेंटोर असाइन कर दें। अगर उसको कोई भी इशू आ रहा हो अपनी सीए की जर्नी में, एज अ स्टूडेंट की जर्नी में, तो वो डायरेक्टली अपने मेंटोर को फ़ोन करे और उसके थ्रू उसको वो गाइडेंस मिल जाए और वो उसको ईजिली रिजोल्व कर सके। क्योंकि जो एक स्टूडेंट का माइंड होता है ना, वो कच्चा दिमाग होता है, मतलब ही इज़ नॉट वेरी मच एक्सपीरियंस्ड अबाउट सोसाइटी, मतलब उसका एक एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसको जैसी गाइडेंस मिलती है वो वैसे ही करता है। हम बहुत सारे केसेस देखते भी हैं। एक आपने एक टीवी शो भी आया था हाफ सीए, जिसमें एक सीए की बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ दिखाई गई थी सीए स्टूडेंट की, और एट द एंड उसने काफ़ी स्ट्रगल, मतलब उसने दिखाया कि अपनी सीए को एक बार उसने फाइनल में आके ड्रॉप भी कर दिया। तो उस टाइम पे एक ऐसा मेंटोर चाहिए होता है जो उसके साथ खड़ा हो, जो उसको मोटिवेट कर सके, जो उसको गाइड कर सके कि आपको अब आगे कैसे बढ़ना है। And it can also help students coping with their mental stress. डेफिनेटली इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो एज अ गारंटी बाय सीए सौरभ गुप्ता हम एक ऐसा मेंटोरशिप प्रोग्राम, एक रोबस्ट और एफिशिएंट, डेफिनेटली इंस्टीट्यूट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं, बट हमें उसे और एफिशिएंटली और रोबस्ट तरीके से उसको
उसके लिए काम करना होगा। राइट। और एक नाइन्थ गारंटी बाय सी ए सौरभ गुप्ता, जैसे डेफिनेटली मेरा एक बैलेट नंबर है 27, तो हमने 2+7 को ऐड करके 9 गारंटी लॉन्च, एक कैंपेन लॉन्च करा है, गारंटी बाय सी ए सौरभ गुप्ता। तो हमारी जो लास्ट गारंटी है, गारंटी बाय सी ए सौरभ गुप्ता, सी ए एक कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स है जिसमें आपको रेगुलर कॉलेज में नहीं जाना होता। तो उसमें होता क्या है कि जो सी ए है एज अ कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स है, जिसको घर पे रह के पढ़ाई करनी है, या बहुत सारे मतलब उसको एक कैंपस की तरह एक अच्छा माहौल नहीं मिल पाता। तो बहुत सारे सी हैं जो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। मैं डेफिनेटली ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बहुत पीछे छूट जाते हैं या सभी रह जाते हैं, बट बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं, एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, सी ए बन भी जाते हैं, बट पर्सनैलिटी में वो उस लेवल का एनहांस नहीं कर सकते। डेफिनेटली इंस्टीट्यूट में ऐसे कई प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, GMCS प्रोग्राम भी चल रहे हैं, बट हमें उसको ना और एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। तो जो हमने अपनी 9th गारंटी ड्राफ्ट करी है, या हमने जो सोचा है कि हमें करना है, वो हमने सोचा है कि जो CA स्टूडेंट हैं या CA मेंबर हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करा जाए जो कि ऑनलाइन भी हो, ऑफलाइन भी हो, कि उसका ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, उसका बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, या कैसे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, कैसे वो अपने आप को एनहांस कर सकता है। हम बहुत सारे थर्ड पार्टी चैनल्स भी हैं जिनको हम हायर करके उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट गुरुज भी हैं मार्केट में, उनके थ्रू उनको मेंटरशिप दिला के हम एक CA की पर्सनैलिटी को एनहांस कर सकते हैं। राइट। तो ये 9 गारंटी का एक स्लॉट है जो हमने लॉन्च हमने करा है। डेफिनेटली हम पहले भी काम करते आए हैं, आज भी काम करते रहेंगे, और आगे भी इसके लिए हम काम हमेशा करते ही रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू आर रियली इंस्पायरिंग। बट एक कोई लास्ट मैसेज सबके लिए जो आप हम सबको देना चाहते हैं फॉर द CA कम्युनिटी? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली एक लास्ट मैसेज मैं एज अ CA मेंबर यही देना चाहूँगा कि इस CA प्रोफेशन ने मेरे को बहुत कुछ दिया। मतलब मैं अगर आज CA प्रोफेशन नहीं होता तो मैं आज शायद यहाँ बैठा भी ना होता। तो इट इज़ अ वेरी रिनाउंड प्रोफेशन, और इसको आगे लेके जाना, एक CA को इकोनॉमी का डॉक्टर बोलते हैं, तो इस प्रोफेशन को नई ऊंचाइयों तक लेके जाना और अपनी जो नो गारंटी का मैंने गारंटी दी है उसको फुलफिल करना ही मेरी लाइफ का एजेंडा है, और मैं इसके लिए हमेशा काम करता रहूँगा। काश हर CA के दिल में जलती हुई लो को पर लग जाए, काश हर CA के दिल में जलती हुई लो को पर लग जाए, उस लो की परवाह से पूरे भारत का नाम रोशन हो जाए। थैंक यू। थैंक यू CA सौरभ गुप्ता फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट चाय विद CA। बहुत मज़ा आया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत अच्छा लगा कि हमारे NIRC इलेक्शंस के लिए कोई इतना सीरियस है। आप इतने सारे और इतने यूज़फुल एजेंडाज लेके आए हैं। आई एम श्योर ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, एंड आने वाली CA जनरेशन एंड CA कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एजेंडाज विद अस टुडे। Thank you.